जनवरी 2016। सोचिए, एक ऐसा हमला जो एक दो नहीं बल्कि कई दिनों तक चला। भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस आतंकियों के निशाने पर था। आज हम बात करेंगे पठानकोट हमले की, एक ऐसी घेराबंदी की जिसने देश की सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। 2 जनवरी 2016 की सुबह कुछ ऐसी ही खबरों से पूरे देश की नींद खुली थी। लेकिन सच तो ये है कि यह हमला अचानक नहीं हुआ था। इसकी कहानी तो 2 दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब खतरे की घंटी बज तो रही थी, पर शायद उसे सुनने वाला कोई नहीं था। तो पठानकोट पर यह हमला आखिर हुआ कैसे, इसे समझने के लिए चलिए घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, करीब 48 घंटे। और यहीं से कहानी शुरू होती है, उन चेतावनियों की जिन्हें अनदेखा कर दिया गया। इस अटैक की कहानी गोलियों की आवाज से नहीं, बल्कि एक के बाद एक नजरअंदाज की गई चेतावनियों और एक पुलिस अफसर के डेस्परेट फोन कॉल से शुरू होती है। तो हुआ ये कि 30 दिसंबर की रात जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी, वो भी इंडियन आर्मी की वर्दी में, पाकिस्तान से भारत में घुस आते हैं। अगले दिन वो एक इनोवा हाईजैक करते हैं, ड्राइवर को मार देते हैं। फिर जब उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो पंजाब पुलिस के एक एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी को अगवा कर लेते हैं। किसी तरह आतंकियों के चंगुल से छूटने के बाद एसपी सिंह ने फौरन पुलिस को कॉल किया और एक बड़े हमले की चेतावनी दी। ये एक क्रूशियल मौका था जो भारत के हाथ से फिसलने वाला था। लेकिन कमाल देखिए, यहीं पर हमारा सिस्टम फेल हो गया। यकीन करना मुश्किल है, पर एसपी सिंह की चेतावनियों को उनके ही सीनियर्स ने मजाक में उड़ा दिया। उनको लगा कि भाई ये तो कोई कहानी बना रहे हैं, और बस एक कीमती मौका हाथ से निकल गया। जब तक अधिकारी जागे और खतरे को गंभीरता से लिया गया, तब तक शायद थोड़ी देर हो चुकी थी। आतंकियों की हाईजैक की हुई गाड़ी पठानकोट एयरबेस की दीवार से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर मिली। अब किसी को कोई शक नहीं था कि आतंकियों का अगला निशाना क्या है। पूरे देश के सुरक्षा तंत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन ढांगू। चलिए अब उस पल पर चलते हैं जब बेस के अंदर छुपे आतंकियों ने आखिरकार हमला बोल ही दिया। इस जवाबी कार्रवाई को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन ढांगू। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। टारगेट था 25 वर्ग किलोमीटर में फैले एक विशाल एयरबेस को सिक्योर करना। आप अंदाजा लगाइए, ये एक छोटे मोटे शहर जितना बड़ा इलाका है, जहां 10,000 जवान और उनके परिवार रहते थे। और हां, भारत के सबसे कीमती फाइटर जेट्स भी वहीं थे। 2 जनवरी सुबह के 3 बजे हमला शुरू हो गया। डिफेंस सर्विस कॉर्प्स के एक जवान जगदीश चंद, जो उस वक्त निहत्थे थे, उन्होंने एक आतंकी को ललकारा, और सिर्फ ललकारा ही नहीं, उससे राइफल तक छीन ली। लेकिन लड़ते लड़ते वो देश के लिए शहीद हो गए। उनकी इस बहादुरी ने हमले के पहले ही पल में भारतीय सेना का जज्बा दिखा दिया था। दिन भर जबरदस्त लड़ाई चली और 2 जनवरी की शाम होते होते ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, मानो ऑपरेशन खत्म हो गया है और हमने जीत हासिल कर ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना था कि जो 4 आतंकी बेस में घुसे थे, उन चारों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन क्या सच में लड़ाई खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। असली खतरा तो अभी सामने आना बाकी था। एक ऐसा दुश्मन जो अब तक छिपा हुआ था। और यहीं पे कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने इस पूरी घेराबंदी को और लंबा खींच दिया और कई जानें ली। हुआ ये कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स के बीच एक कॉल इंटरसेप्ट की, और उस कॉल से जो पता चला वो सबके होश उड़ाने वाला था। पता चला कि आतंकी 4 नहीं 6 थे। मतलब 2 आतंकियों की एक दूसरी टीम पहले से ही बेस के अंदर मौजूद थी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। और अगले ही दिन 3 जनवरी की सुबह ये छिपा हुआ खतरा एक बहुत ही दुखद सच बनकर सामने आया। एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार एक मारे गए आतंकी के शरीर पर लगे बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहे थे, और उसी दौरान हुए धमाके में वो शहीद हो गए। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो जो 2 छिपे हुए आतंकी थे, उन्होंने हमला कर दिया और लड़ाई का दूसरा दौर शुरू हो गया। फिर एक और लंबी मुठभेड़ चली, जिसके बाद 4 जनवरी को जाकर आखिरी 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया, और पूरे बेस को पूरी तरह से सुरक्षित करने के बाद 5 जनवरी को ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर खत्म घोषित किया गया। सोचिए, ये घेराबंदी कई दिनों तक चली थी। हमला तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ असली हिसाब किताब का दौर। नुकसान का आकलन, जियोपॉलिटिकल असर को समझने का दौर, और उन मुश्किल सवालों का सामना करने का दौर जो इस हमले ने खड़े कर दिए थे। इस पूरे ऑपरेशन की कीमत भारत ने चुकाई
अपने 7 बहादुर जवानों की शहादत से। और इन शहीदों में से एक थे गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह। उनकी शादी हुए सिर्फ 45 दिन हुए थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो कहानियां हैं जो पीछे रह गई। तो सवाल उठता है कि जैश मोहम्मद चाहता क्या था। असल में उनके 2 मकसद थे। एक तरफ मिलिट्री गोल था, पठानकोट में खड़े हमारे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों को तबाह करना, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल गोल था, भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो रही शांति की बातचीत को पटरी से उतारना। और हमले की टाइमिंग देखिए, ये हमला भारतीय प्रधानमंत्री की सरप्राइज लाहौर विजिट के ठीक 6 दिन बाद हुआ था। और आतंकी अपने पॉलिटिकल मकसद में कामयाब हो गए। शांति वार्ता फौरन रोक दी गई। भारत ने जैश पर एक्शन की मांग की। पाकिस्तान से एक जांच टीम भारत आई तो जरूर, लेकिन बाद में उसने इस हमले को भारत का ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह दिया। मतलब एक ऐसा हमला जो भारत ने खुद पे करवाया हो ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। जाहिर है, इस आरोप के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गए। अब बात करते हैं अंदर की। बाद में जो सरकारी कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट ने माना कि सुरक्षा में बहुत गंभीर चूक हुई थी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इंटेलिजेंस अलर्ट से लेकर एसपी सिंह के सीधे फोन कॉल तक इतनी सारी वार्निंग्स के बावजूद हमारा एयरबेस हमले के लिए तैयार नहीं था। तो आज इतने सालों बाद एक सवाल तो बनता है, क्या पठानकोट हमले से हमने वाकई कोई सबक सीखा है? क्या हमारे मिलिट्री बेस अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं, या फिर हम सिर्फ एक और हमले का इंतजार कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।